Yes, first of all, good afternoon, everyone, and good afternoon online. I hope I am perfectly audible, guys. बच्चों, कल हमने टैक्स के बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ना स्टार्ट की थी। तो मैंने कुछ ऐसा स्टार्ट किया था कि एक वर्ड होता है एक्ट और एक वर्ड होता है लॉ। दोनों में क्या फर्क होता है? तो लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म एंड एक्ट जो है वो लॉ का एक पार्ट होता है। लॉ में वेरियस चीजें होती हैं जो हमें पढ़नी होती है। सबसे फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अंदर तीन चीजें होती है। एक तो होते हैं सेक्शंस, एक होते हैं प्रोविजोस और एक होते हैं स्केड्यूल्स। फिर 298 सेक्शन है हमारे पास और साथ में इन सेक्शंस को डिवाइड किया गया है कितने चैप्टर्स में? 23 चैप्टर्स। फिर बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकम टैक्स रूल्स करके होता है। इनकम टैक्स रूल्स, सारी बातें एक्ट में लिखी नहीं जा सकती। तो ना रूल्स में हम क्या करते हैं, एक्ट में तो लिखा होता है क्या करना है और वो चीज को कैसे करना है, ये सारी चीजें हम कहां लिखते हैं? रूल्स के अंदर। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। जब हम लॉ की बात करते हैं तो नेक्स्ट चीजें जो हमें इनकम टैक्स में देखनी होती है वो है नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस, एनीवन इन दी क्लास कभी सुना है बच्चों ऑनलाइन नोटिफिकेशंस वगैरह क्या होते हैं? व्हाट आर नोटिफिकेशन, व्हाट इट कंटेंट्स बच्चों? अच्छा, नोटिफिकेशन का आपने कहा वर्ड्स अनाउंसमेंट, और किसी को कुछ कहना है? तो किस चीज की अनाउंसमेंट, किस चीज की अनाउंसमेंट बच्चों? ऐसा क्या आएगा नोटिफिकेशन में? चेंजेस, एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारे इनकम टैक्स में तो आपको पता है कितने सारे चेंजेस होते ही रहते हैं। रेट में कभी चेंज हो गया, कोई प्रोविजन में चेंज हो गया, कोई एप्लीकेबिलिटी की ये सेक्शन अब इन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा या इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सारी बातें कहां लिखी होती है? नोटिफिकेशन के अंदर, चेंजेस। तो बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान ने एक्ट पढ़ रखा है, अगर उसको नोटिफिकेशन का नॉलेज नहीं है तो कितनी बड़ी समस्या हो गई उसके लिए। आप सोचिए, उसको अमेंडमेंट ही नहीं पता। अब आप क्या क्लाइंट से डील करोगे, क्या बात करोगे आप? एग्जाम में नोटिफिकेशन एंड अमेंडमेंट बच्चों इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका रीजन ये है कि लेटेस्ट नॉलेज एक चार्टेड अकाउंटेंट स्टूडेंट को, एक चार्टेड अकाउंटेंट को पता होना चाहिए। तो जब भी कोई अमेंडमेंट हुआ हो, जिस सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ हो, बोलने की जरूरत नहीं है, ये मान लेना कि वो चीज अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसा मैं नहीं, सब लोग कहते हैं, सारी फैकल्टीज पूरे जगह कहती रहती है कि यार अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट जो अटेम्प्ट हुआ था, उस अटेम्प्ट के अंदर मे अटेम्प्ट जो अपना सीए का, उसमें अमेंडमेंट पूछे ही नहीं। बहुत अमेंडमेंट हुए थे लेकिन अमेंडमेंट नहीं पूछे, क्योंकि सबको पता चल गया था कि भैया अमेंडमेंट्स आते ही आते हैं। तो इंस्टीट्यूट अनप्रिडिक्टेबल होता है बच्चों। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नॉलेज पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट एक ही अटेम्प्ट निकला जहां पे अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे हुए थे लेकिन पूछे कम गए। अच्छा, ये जो नोटिफिकेशन है इसकी बात किसको माननी पड़ती है? ये नोटिफिकेशन की बात किसको माननी पड़ती है? आपको, मेरे को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सबको। किसको माननी पड़ती है? सबको। एप्लीकेबल टू ऑल बच्चों। एप्लीकेबल टू ऑल, सबके ऊपर क्या होते हैं? नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होते हैं। नोटिफिकेशन इज लाइक कम्युनिकेशन ऑफ चेंजेस। जो चेंजेस होते हैं उनका कम्युनिकेशंस नोटिफिकेशन के थ्रू किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चीजें जब आप किसी लॉ को पढ़ते हैं तो उसमें होती है सर्कुलर्स। सर्कुलर्स कभी सुना है सर्कुलर के बारे में? व्हाट आर सर्कुलर्स फॉर? एनीवन इन दी ऑन फ्रॉम दी ऑनलाइन सेगमेंट? सर्कुलर बच्चों आपको क्या लगता है सर्कुलर क्या हो सकते हैं? अच्छा, सर्कुलर आर ऑल्सो कम्युनिकेशन। चलो मैं ये बात क्लियर कर देता हूं। सर्कुलर्स भी क्या होते हैं बच्चों? कम्युनिकेशंस होते हैं। एक ऑफिशियल लेटर बेटा जिसमें सारे चेंजेस लिखे हो वो तो नोटिफिकेशन हो गया, दैट इज ऑल्सो एन ऑफिशियल लेटर। सर्कुलर प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स अबाउट द एक्ट। ठीक है, हाँ।
कुछ अच्छी बातें, कोई इंपॉर्टेंट, कोई डिटेल्ड बात क्या करता है, सर्कुलर प्रोवाइड करता है, डिटेल बात प्रोवाइड करता है। ठीक है, गुड बात कही उन्होंने कि यार एक एक्ट है, एक्ट में कोई सेक्शन है और सेक्शन में कुछ वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, या तो सरकार क्या चाहे तो एक्ट में चेंज करे। अब एक्ट में चेंज करना इतना आसान नहीं है, तो एक्ट में चेंज करने से बेटर है कि क्या इशू कर दे, सर्कुलर, सर्कुलर्स। देखो बच्चों, क्या होता है एक्ट के अंदर बहुत बार ऐसे वर्ड्स यूज हो जाते हैं जिसके मल्टीपल मीनिंग्स निकल सकते हैं। अब मैंने आपको कहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र, डिपार्टमेंट ऑफ एमपी, जिसका जैसे हर स्टेट के, आप अगर अपन बात करते हैं कैपिटल सिटी में उनका हेड ऑफिस होता है, तो सब जो व्यक्ति भोपाल में बैठे हैं, जो इनकम टैक्स ऑफिसर भोपाल में बैठे हैं, एमपी के हैं, वो एक वर्ड का अलग मीनिंग निकाल रहे हैं। एक जो महाराष्ट्र में बैठे हैं, सेम वर्ड का वो अलग मीनिंग निकाल रहे हैं। एक बात बताओ, क्या इनकम टैक्स में ऐसा होना चाहिए? इनकम टैक्स में ऐसा होना चाहिए क्या कि यार एक ही डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग क्या कर रहे हैं, मीनिंग लगा रहे हैं? नहीं, एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो सुनो, ये जो सर्कुलर्स होते हैं ना, सर्कुलर्स कम्युनिकेशन का काम करते हैं, कम्युनिकेशन टू इंटरनल डिपार्टमेंट। मतलब ये सर्कुलर्स किसके लिए होते हैं? दे आर काइंड ऑफ अ नोटिफिकेशन, बट सर्कुलर्स आर एप्लीकेबल टू होम? द डिपार्टमेंटल ऑफिसर। नोटिफिकेशंस किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं? नोटिफिकेशंस आर एप्लीकेबल टू ऑल, सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं। सर्कुलर्स आर एप्लीकेबल टू डिपार्टमेंट। देखो बच्चों, अगर सर्कुलर में कोई अच्छी बात लिखी है ना, तो उसका फायदा अपन उठा सकते हैं। मैंने कहा अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर सर्कुलर में अपने फेवर की कोई बात लिखी है ना, तो हम सर्कुलर का बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड साक्षी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही थी, सर्कुलर में बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया जाता है, चीजों को डिटेल में समझाने की कोशिश की जाती है। एंड हम जब इनकम टैक्स पढ़ते हैं ना बच्चों, तो इनकम टैक्स के अंदर हमको केस लॉस भी पता होना चाहिए। इनकम टैक्स के अंदर हमें केस लॉस भी पता होना चाहिए। अरे क्या इशू कर रहा है बार बार। सो केस लॉस, देखो बहुत बार एक्ट में चीजें क्लियर नहीं लिखी गई थी। जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं वो कुछ और मीनिंग निकालते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उसका कुछ और मीनिंग निकालते हैं, और अपने क्लाइंट को उस तरीके से वो लोग काम करवा देते हैं। बट वो चीज डिपार्टमेंट को नहीं जमती है, झगड़ा चलता है डिपार्टमेंट और किसके बीच में, क्लाइंट के बीच में। मैटर कहां जाता है बच्चों? कोर्ट में। अब कोर्ट क्या करती है? जजमेंट देती है। कोर्ट जो जजमेंट देती है वो इक्विवेलेंट टू क्या बन जाता है? अपना लॉ। और वो बात हमें मानना चाहिए। अगर किसी बात पे, कोई सब्जेक्ट मैटर पे सेक्शन में क्लैरिटी नहीं है, तो भैया हो सकता है कि वो क्लैरिटी आपको कहां मिल जाए? सर्कुलर में मिल जाए। हो सकता है कि उसके बारे में डिसीजन किसने दिया हो? किसी कोर्ट ने। तो आपको क्या मिल जाएंगे बच्चों? केस लॉ। ये मैंने बताया, ये सब चीजें होती है। इंटर लेवल पे ज्यादा केस लॉस आपको पढ़ने नहीं है, ज्यादा सर्कुलर्स आपको नहीं पढ़ने, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन अमेंडमेंट है वो तो पढ़ने ही है। ठीक है, इनकम टैक्स रूल्स भी ज्यादा नहीं पढ़ने। आपको जो फोकस करना है वो किसके ऊपर करना है? इनकम टैक्स एक्ट पे। तो देखो इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या चीजें आ गई। एक तो आ गया एक्ट, एक आ गया आपका रूल्स, एक आ गया आपके नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, एंड देन वी हैव द केस लॉस। एंड बच्चों आपको है ना इनकम टैक्स का पूरा नॉलेज चाहिए, तो आपको एनुअल फाइनेंस एक्ट का भी पता होना चाहिए। एनुअल फाइनेंस एक्ट। बच्चों एनुअल फाइनेंस एक्ट मतलब जिसको हम शॉर्ट में प्यार से क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। वी कॉल इट एज अ बजट। आपको आगे जाके मैं बताऊंगा कि इनकम टैक्स में ये लिखा है कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, वो इनकम कैसे टैक्सेबल करना है, कौन से खर्चे उस इनकम में से माइनस करना है। बट ये हो सकता है बच्चों इनकम पे किस रेट से टैक्स देना है, वो कहां नहीं हो इनकम टैक्स में।
किस रेट से टैक्स देना है वो आपको मिल सकता है कहां पे, बजट में। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि टैक्स रेट सिर्फ बजट में ही मिलती है, टैक्स रेट इनकम टैक्स में भी है, बट जो मेजर टैक्स रेट्स होती है वो आपको कहां मिल जाती है, बजट में। तो आपको बजट पढ़ना आना चाहिए, आपको एनुअल फाइनेंस एक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि उस बजट में इनकम टैक्स के लिए क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये है आपका इनकम टैक्स का पूरा लॉ, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको कहा है अभी अभी तो बेसिक चल रहा है, तो थोड़ा सा आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लें। जब हम चैप्टर चालू करेंगे तो मैं यहाँ पे नोट्स, मेरे पास हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे, वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे। आपको डेली काम करना है। देखो, मैं नोट्स के ऑप्शन देता हूं, आप चाहो तो डेली जाके जो मैंने बताया वो लिख लो, वो आपके ऊपर है। या जब मैं क्वेश्चन दूंगा वो तो कंपलसरी है, वो तो आपको होमवर्क में करना ही करना है। क्वेश्चन बैंक के तो आपको हर चीज जो मैं आपको बोलूंगा वो तो कंपलसरी चेक होगी, उसको सॉल्व करना है। नोट्स के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप 15-20 मिनट दे देंगे, आपके लिए भला है। आप चाहें तो मैंने तो लिख रखा है, आप चाहो तो उससे भी क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, बट लिखना ज्यादा बेटर होगा जी। वो आप, हाँ, आप अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूं या कुछ लिखवा नहीं रहा हूं। आप चाहो तो आपको मेन पॉइंट कोई एग्जांपल लिखना है, कोई अपनी लैंग्वेज में लिख लो। एक क्या होता है, प्रॉपरली क्लास के अंदर मैं लिखवाता हूं, है ना, मैं क्लास में लिखवाता हूं, मैंने अभी तक लिखवाया है बच्चों, अभी तक लिखवाया है, लेकिन मैं इस बार चीजों को क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा समय क्या लग जाता है ज्यादा। मेरा इनकम टैक्स बच्चों बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट, इसमें बातें भी बहुत सारी करनी होती है अपने को। तो अब मैं लिखवाऊं भी सही, आपको एक एक चीज समझाऊं भी सही, प्लस मल्टीपल क्वेश्चन करवाऊं भी सही, तो बेटा कितना टाइम चला जाएगा। थोड़ा सा एफर्ट आप कर देंगे तो मैं समझाने, क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, इतने क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी मैं जो रिसेंटली जो नया क्वेश्चन बैंक बना रहा हूं, पिछले 6 अटेम्प्ट के पेपर, इंस्टीट्यूट ने जो मॉक टेस्ट पेपर दिए हैं वो, पिछली 5-6 आरटीपी, ये सब देख के क्वेश्चन बैंक बना रहा हूं, और प्लस मेरे खुद के क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन कहां मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चन बैंक में। उसको लगा डाला तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा बस ये रहेगा कि आप लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इनकम टैक्स कितने महीने तक चलेगा, इनकम टैक्स अभी ना मैं आपको बोलूं थोड़ा टाइम तो लगेगा। आप लोग जल्दी आए हैं तो आपका बेस बहुत अच्छा बनेगा बच्चों। अब होगा क्या कि अभी अर्ली बर्ड 1 और फिर अर्ली बर्ड 2 भी आएगी, तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चलना पड़ता है। स्टार्टिंग के 1-1.5 महीना जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, चीजें थोड़ी सी स्लो चलेगी। आपका सिलेबस लगभग 4 महीने चलता है, 4 मंथ्स आप लोगों का सिलेबस चलेगा। तो अभी 1-1.5 महीना तो आपका भी हो जाएगा रिजल्ट तक, और उसके बाद आपको 3 मंथ्स और देने पड़ेंगे। क्यों इशू कर रहा है आज। बच्चों चालू करता हूं मैं आज से इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे फर्स्ट सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 का नाम है, इस मार्जिनल नोट ऑफ दिस सेक्शन इस शॉर्ट टाइटल कॉमा एक्सटेंट कॉमा कमेंसमेंट। बिल्कुल था बेटा, मैंने आपको क्या कहा लकी, कल ही मैंने कहा था क्लास में, राजा महाराजाओं के टाइम से क्या चला आ रहा है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स 1947 से पहले भी था, 18th सेंचुरी में भी था, और हमेशा लगता रहा है। मैंने कहा उसकी अपन को बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या काम है, हिस्ट्री पढ़कर अपन क्या लेना देना। काफी टाइम से इनकम टैक्स चला आ रहा है। आपने एक तरीके से वो नहीं देखा था, लगान मूवी भी सुनी होगी आपने, तो उस टाइम पे भी तो लगता था, अंग्रेजों के टाइम पे भी लगता था बेटा। फिर शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिश्नमेंट, सबसे फर्स्ट शॉर्ट टाइटल मतलब इस एक्ट का नाम क्या होगा, इसमें किस नाम से बुलाया जाएगा। शॉर्ट टाइटल में
इनका नाम है द नेम ऑफ द एक्ट इशू दे रहा है, मैं बुलाता हूं बेटा इनको, इज द नेम ऑफ द एक्ट इज, मैं आ रहा हूं वैसे ही जा रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961। शॉर्ट टाइटल इसका नाम रहेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। जब भी आप कोई प्रोविजन भूल जाए, कोई सेक्शन भूल जाए, तो बेटा वो सेक्शन नंबर अब भूल जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। वैसे जनरली हमको सेक्शंस याद रखने चाहिए, बट देखो काफी सारे सेक्शंस है तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट सेक्शंस की लिस्ट में जो बोलूंगा सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो तो आपको क्या करना है, याद रखना ही है। एक्सटेंट इनकम टैक्स is applicable, income tax is applicable to the whole of India। ये प्रोजेक्ट, ये स्क्रीन में इशू आ रहा है बार बार, अभी चले जा रही है आ रही है। होल ऑफ इंडिया, 2 मिनट यहां रुक जा। होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जे के सिक्किम, जम्मू कश्मीर हो या सिक्किम हो, हर जगह इनकम टैक्स एप्लीकेबल है। और बच्चों जम्मू कश्मीर से तो वो जो स्टेटस है स्पेशल स्टेट का अभी हटाया गया है, लेकिन इनकम टैक्स तो उनके ऊपर पहले से ही एप्लीकेबल होता था। अभी इशू नहीं आ रहा है, नहीं तो जनरली हो रहा था जब से। थर्ड बेटा इसका नाम तो 1961 है, लेकिन ये एप्लीकेबल हुआ था, कमेंस्ड इनकम टैक्स लगना, एक्ट लगना चालू हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। इट बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। ये लगना चालू हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। और बच्चों इनकम टैक्स रूल्स कब के हैं, 1962। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962। और इनकम टैक्स एक्ट लगना कब से चालू हुआ था, 1 अप्रैल 1961 से, सॉरी 1962 से। अब देखिए, अभी भी कुछ लिखना नहीं, इधर देखना। ये क्या है, वो आया जब तो कुछ नहीं हो रहा था। हाँ? वो बेचारा खड़ा है, उसको मैंने भेजा। मनोज सर किससे आईपैड से, बच्चों जो सेक्शन नंबर 2 होता है, नहीं होगा आज तो, ये जो सेक्शन नंबर 2 होता है ना आपका, वो डेफिनेशन का सेक्शन होता है। 2 मिनट वेट ही कर लो बेटा, अब उसको बुला ही लेते हैं अपन। अब सेक्शन नंबर 2 किसी भी एक्ट के अंदर आप देखोगे तो वो डेफिनेशन वाला सेक्शन होगा। अब बच्चों ये डेफिनेशन, हाँ वो स्क्रीन का थोड़ा सा इशू हो रहा है बच्चों, बुला रहा हूं मैं उसको, आया था जब कुछ नहीं हुआ वापस चला गया, अब वो चला गया वैसे ही इशू हो गया। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन का होता है, तो है ना, हम डेफिनेशन एक साथ तो नहीं पढ़ सकते बच्चों। जब भी एक्ट में जब हम कोई सेक्शन पढ़ेंगे और हमें किसी डेफिनेशन की जरूरत होगी तो हम कहां पे मूव ऑन करेंगे, सेक्शन नंबर 2 पे। अच्छा सेक्शन 2 भी डेफिनेशन का है और सेक्शन जो 3 है वो भी डेफिनेशन का है। सेक्शन 2 भी डेफिनेशन का है इनकम टैक्स में, और सेक्शन 3 में भी क्या मिलेगी आपको, डेफिनेशन। जो डेफिनेशन मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो सर हम क्या ऐसे 1 2 3 करके पढ़ेंगे, 4 5 6, इम्पॉसिबल।
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ऐसे पढ़ा जा ही नहीं सकता। ठीक है, अभी थोड़े टाइम तक तो चलेगा, लेकिन फिर हमारा मेन सीक्वेंस मेरा रहेगा, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। बच्चों, सेक्शन नंबर 4, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एप्लीकेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। चार्ज, इनकम टैक्स कब अप्लाई होगा, कब इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा? जब इस सेक्शन 4 की कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी तो ही इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा, नहीं तो आपके ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो जब इनकम टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं होगा तो इनकम कंप्यूट नहीं करनी पड़ेगी, जब इनकम कंप्यूट नहीं करनी पड़ेगी तो टैक्स कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। बच्चा, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, चैप्टर नंबर जो आपका 1 है वो किस पे डिपेंडेंट है? सेक्शन 4 पे। इस सेक्शन 4 में बहुत सारी कंडीशंस दे रखी है, उस कंडीशंस की फुलफिल होने पर ही इनकम टैक्स एप्लीकेबल है, नहीं तो इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। आज मैं इनकम टैक्स दे रहा हूं, आप इनकम टैक्स नहीं दे रहे होंगे मे बी, तो इस केस में रीजन क्या होगा आपको अभी पता चलने वाला है। सेक्शन नंबर 4 ने बहुत सारी बातें बोली है, वो सारी बातें क्या होनी चाहिए? फुलफिल, तो ही इनकम टैक्स लगेगा, नहीं तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इफ all conditions get fulfilled, then income tax is applicable. If all conditions get fulfilled, then income tax applicable होता है। नंबर 1, income tax is applicable only on persons इनकम टैक्स किनके ऊपर एप्लीकेबल होता है बेटा? पर्सन के ऊपर, लोगों के ऊपर ही इनकम टैक्स क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पर्सन, इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पर्सन। बेटा, पर्सन नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं, तो इनकम टैक्स किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? नेचुरल पर्सन पे कि आर्टिफिशियल पर्सन पे कि दोनों पे? दोनों पे। अगर कोई ऐसा पर्सन बच गया जिसके ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, देखो आपने पढ़ा होगा बीएस के अंदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस करके, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है? तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्या होते हैं? बिजनेस। कुछ की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कुछ की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह होती है, स्टेटरी कॉर्पोरेशंस वगैरह होते हैं। तो ये सब लोग किस में आ जाते हैं? पर्सन में आ जाते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल हो। बच्चों, पर्सन किसे कहते हैं इसको डिफाइन किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है। एंड बच्चों, डेफिनेशन का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 क्लॉज 31। तो पर्सन किसे कहते हैं हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में मैं आपको कंटेंट बता रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या है। आपको चैप्टर नंबर 1 में डेफिनेशन किसकी दे रखी है? पर्सन की, कि किसे पर्सन कहते हैं। और पर्सन की डेफिनेशन कहां दे रखी है? सेक्शन 2 क्लॉज 31। देखो बच्चों, आप लोग जनरली देखते होंगे कि इसको सेक्शन 2 सबसेक्शन क्या बोलते हैं? 31। लेकिन मैंने क्या बोला है? सेक्शन 2 क्लॉज। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। तो सबसेक्शन कब कहते हैं? जब कोई चीज मेन सेक्शन से क्या हो? रिलेटेड हो। लेकिन डेफिनेशन तो हर आपस में क्या होती है? अलग अलग होती है। तो हम सबसेक्शन नहीं कहते, हम क्या कहते हैं उसको? क्लॉज। तो जो सेक्शन 2 वाला जो सेक्शन है इनकम टैक्स के अंदर, उसमें मैं हमेशा क्या वर्ड यूज करूंगा? क्लॉजेस। तो क्लॉजेस 2 ऑफ सेक्शन, क्लॉजेस 31 ऑफ सेक्शन 2। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, सब सेक्शन नहीं। अगर कोई और सेक्शन हुआ, जैसे सेक्शन 6 हुआ, तो वहां पे रहेगा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3, क्योंकि वहां पे मेन सेक्शन से उसका क्या है? लेना देना है। हर डेफिनेशन आपस में अलग अलग है, इसलिए हम उसे सबसेक्शन ना बोलते हुए क्या बोलेंगे? क्लॉज। पर्सन मस्ट बी अर्निंग
द इनकम। बेटा पर्सन होना चाहिए, आप एक पर्सन है, मैं एक पर्सन है, वी आर नेचुरल पर्सन, लेकिन मेरी इनकम है, हो सकता है आपकी अभी इनकम ना हो, तो आपके ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पर्सन मस्ट बी अर्निंग दी इनकम, इनकम है तो ही इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा। सर इनकम किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम? बच्चों इनकम का मीनिंग आपको दे रखा है सेक्शन 224 के अंदर। सेक्शन 2 क्लॉज 24 में यू विल गेट द मीनिंग ऑफ इनकम। तो पहली कंडीशन क्या होगी बेटा इनकम टैक्स अप्लाई होने की? पहली कंडीशन तो ये क्या होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए। दूसरा उस पर्सन की क्या होना चाहिए, इनकम। इनकम must be earned in previous year। इनकम कब अर्न करना चाहिए बच्चों, प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर इनकम मस्ट बी अर्नड इन प्रीवियस ईयर। नाउ ये प्रीवियस ईयर क्या होता है, इसके लिए एक सेक्शन है बच्चों, वो है सेक्शन नंबर 3। मैंने कहा था दो सेक्शन है, दो सेक्शन है डेफिनेशन के, एक तो सेक्शन 2 है और एक क्या है 3। सी बच्चों अब एक बात समझो, अभी कौन सा साल चल रहा है, 2025-26। हमारा ईयर कहां से चालू हुआ है, हम फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, तो हमारा ईयर कहां से स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 25 से लेके खत्म कहां होगा। अच्छा सुनो, इस साल तो मैं इनकम अर्न कर रहा हूं, इस साल मैं इनकम अर्न कर रहा हूं, तो ये मैं अपनी इनकम कैलकुलेट कब तक कर पाऊंगा कि मैंने कितनी इनकम अर्न करी है, ईयर के स्टार्टिंग में कि ईयर के एंड में? एंड में। तो 31 मार्च 26 को पता चल जाएगा कि मैंने कितनी इनकम अर्न की है। अब इस साल की इनकम पे मैं इस साल टैक्स दूंगा क्या, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मुझे इनकम ही कब पता चलेगी बेटा, 31 मार्च 26 पे। अब आप सोचो नेक्स्ट ईयर चालू होगा 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 तक, तो वो जो 26-27 वाला साल होगा उसमें मैं टैक्स पे करूंगा, उसमें मैं टैक्स कौन सी इनकम पे करूंगा, 26-27 में मैं 26-27 की इनकम पे टैक्स पे करूंगा कि 25-26 की इनकम पे टैक्स पे करूंगा, 25-26 की इनकम पे क्या करूंगा, टैक्स। तो हम हमेशा प्रीवियस ईयर की इनकम में क्या पे करते हैं, टैक्स। सी इधर ध्यान से देखना, अभी कौन सा साल चल रहा है, 25-26। 25-26 चल रहा है, इस साल में टैक्स पे करूंगा, लेकिन मैं कौन सी इनकम पे टैक्स पे करूंगा, जो मैं अर्न कर चुका हूंगा प्रीवियस ईयर, कौन सी, 24-25। ऐसा तो हम है ना इनकम टैक्स के अंदर जनरली हम प्रीवियस ईयर की जो इनकम होती है उस पे क्या पे करते हैं, टैक्स। तो बच्चों आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर चल रहा है, अभी जो प्रीवियस ईयर चल रहा है, देखो सुनना ध्यान से, मैं चलो भी डेफिनेशन जब बताऊंगा तभी एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। तो प्रीवियस ईयर आप समझ गए क्यों हो गया प्रीवियस ईयर अपने लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो है प्रीवियस ईयर की इनकम पे क्या पे करते हैं, टैक्स। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, मैं आपको समझाऊंगा, अभी सिर्फ लिखा के छोड़ दिया कि भैया सेक्शन 3 के अंदर किसकी डेफिनेशन है, प्रीवियस ईयर की। फोर्थ, इनकम should not be exempt from tax। Income should not be exempt from tax। बच्चों बहुत सारी इनकम्स है जिन पे सरकार टैक्स नहीं लेती है, कुछ एग्जांपल्स आपने सुना होगा, आप बता सकते हैं, एनी आइडिया यू हैव? एग्रीकल्चर इनकम, सबको पता है कि हम भारत देश में खेती करते हैं, तो एग्रीकल्चर इनकम पे क्या नहीं लगता, टैक्स। और कोई सी इनकम आपने कभी सुनी है जिस पे टैक्स नहीं लगता? स्कॉलरशिप्स, हाँ बिल्कुल करेक्ट बोला इनने, स्कॉलरशिप भी क्या होती है बच्चों, एग्जम्प्ट होती है। आपकी इनकम हुई है स्कॉलरशिप के थ्रू, तो वो क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। हाँ डोनेशंस, तो यस डोनेशन, जिसको डोनेशन मिल रहा है उनकी इनकम भी क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। जी हाँ बिल्कुल, अगर कुछ जैसे हॉस्पिटल एम्स वगैरह जैसे हुए कुछ, तो वो हो सकता है। और ऑनलाइन कुछ ऐसा सुना है? हाँ बताइए। एब्सोल्युटली करेक्ट, हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट, ये है, ये पॉइंट है, ये इसका एग्जम्पशन मिल जाती है। गिफ्ट्स, यस है ना, गिफ्ट आर एग्जम्प्टेड, अगर आपको गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं तो क्या होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन हाँ याद रखिएगा बच्चों, रिलेटिव
को गिफ्ट, रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो ये क्या होता है, एग्जम्प्ट। रिलेटिव के अलावा किसी से गिफ्ट मिलेगा तो क्या होगा, टैक्सेबल। हमारे इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 करके, मैं पढ़ाऊंगा गिफ्ट को लेके कि गिफ्ट मिलता है तो कब टैक्स लगता है, कब टैक्स नहीं लगता। देखो क्या होता है, सेक्शन 8 कंपनीज भी एक पर्सन की डेफिनेशन में आती है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मैं जब आपको पर्सन की डेफिनेशन बताऊंगा तो भले ही वो सेक्शन 8 कंपनी है बट वो उसको पर्सन माना गया है। आप बोलोगे सर उनकी इनकम एग्जम्प्ट होती है कि नहीं होती है, तो देखिए वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो सरकार उनकी मैक्सिमम इनकम क्या कर देती है, एग्जम्प्ट। ये कभी स्क्रीन आ रही थी कभी जा रही थी स्क्रीन, वो इशू था है ना, तो वो इशू था। तो बेटा उनकी कुछ इनकम क्या कर देती है, सरकार एग्जम्प्ट कर देती है। तो अगर कंडीशंस फुलफिल होती तो उनको एग्जम्पशन मिल जाएगी, लेकिन अगर आप सेक्शन 8 कंपनी की आड़ में एनजीओ का काम ना करते हुए एक तरीके से बिजनेस ही रन करने लग जाओ तो बताओ सरकार आपको छोड़ने वाली है क्या? नहीं तो सारे लोग क्या करेंगे मालूम है, सेक्शन 8 कंपनी खोलेंगे, उसके आड़ में कुछ भी काम करेंगे, इनकम अर्न करेंगे, बोले टैक्स नहीं देंगे, हम तो कौन सी कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी। नॉट पॉसिबल लाइक दिस बच्चों। देयर आर सर्टेन कंडीशन दैट हैज टू बी फुलफिल्ड, तो ही आपको एग्जम्पशन मिलेगी, नहीं तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, इनकम शुड नॉट बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सी एग्जम्पशन के जो सेक्शंस है वो सेक्शन 10 है, सेक्शन 11 है, सेक्शन 12 है। बच्चों आपने सुना होगा ट्रस्ट, ट्रस्ट की इनकम होती है, बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होते हैं, साईं बाबा जी का ट्रस्ट हो गया, इधर से अगर उन पे भी टैक्स लगता है, उन पे भी क्या लगता है, टैक्स लगता है। हम डिस्कशन करेंगे, आपको भी वैसे ट्रस्ट का टैक्सेशन वगैरह यहां पर नहीं पढ़ाया जाता, वो सीए फाइनल में पढ़ाया जाता है। इनकी बहुत सारी इनकम क्या कर देते हैं, एग्जम्प्ट, बट कंडीशन फुलफिल होने पे, कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो फिर हो सकता है कि आपको क्या देना पड़ जाए, टैक्स। शुड नॉट बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो ये एग्जम्पशंस जनरली कहां मिलती है आपको, सेक्शन 10, 11 और 12 के अंदर। इसके बाद इनकम शुड कम विद इन द स्कोप ऑफ द पर्सन। पता है बच्चों, जो मैं सेक्शन नंबर लिख रहा हूं ना, ये आपके चैप्टर नंबर 1 का कंटेंट है। हम यहां पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 31, हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 24, हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेक्शन जो 10 है कुछ पढ़ेंगे, सेक्शन 3 हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इनकम शुड कम विद इन दी स्कोप। स्कोप, मैं आपको स्कोप को एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। स्कोप है ना, कहां डिफाइन किया गया है, सेक्शन 5 में। स्कोप कहां डिफाइन किया गया है, सेक्शन नंबर 5 में। सी अभी आईपीएल चल रहा है बच्चों, फॉरेन प्लेयर्स इंडिया आ रहे हैं खेलने के लिए। मैं इस देश का रेसिडेंट हूं, जो फॉरेन प्लेयर्स है वो देश के नॉन रेसिडेंट्स हैं। सर रेसिडेंट किसे कहते हैं, नॉन रेसिडेंट किसे कहते हैं, आएगा सब बताएगा, देर आगे चल के बताऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं रेसिडेंट हूं, भारत देश में ही रहता हूं, मैं सपोज स्टॉक मार्केट की क्लासेस लेता हूं, तो मैं स्टॉक मार्केट की क्लासेस में इंडियंस को भी पढ़ा रहा हूं और सिर्फ बाहर के लोगों को, दुबई वो भाई सिंगापुर के बच्चों को भी मैं पढ़ा रहा हूं। आप मुझे बताइए, मुझे कौन सी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, इंडियन इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा कि ग्लोबल इनकम, सारी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा? सारी इनकम पे भाई, सारी इनकम पे क्या लगेगा, टैक्स। मेरी इंडियन इनकम पे भी टैक्स लगेगा, मेरी फॉरेन इनकम पे भी क्या लगेगा, टैक्स। लेकिन सुनना, क्रिस गेल आता है इंडिया, क्रिस गेल आके आईपीएल खेलता है, क्रिस गेल के वेस्ट इंडीज में रेस्टोरेंट है, क्रिस गेल की इंडिया से इनकम है, क्रिस गेल हमारे देश का रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है। आप मुझे बताइए क्रिस गेल की कौन सी इनकम पे टैक्स लगना चाहिए, उसकी इंडियन इनकम पे कि उसकी सारी इनकम पे? ऑब्वियस सी बात है, हम अपना हक किस पे जता सकते हैं, एक इनकम टैक्स अपना हक किस पे जता पाएगा, जो इंडिया का क्या हो, रेसिडेंट। तो रेसिडेंट है तो सारी इनकम पे क्या दे, टैक्स। लेकिन तू नॉन रेसिडेंट है तो तुझे वही इनकम पे टैक्स है जो इंडिया से तूने कमाई है। मतलब स्कोप समझो, मेरा स्कोप ज्यादा है, मेरे लिए सारी इनकम क्या है, टैक्सेबल। क्रिस गेल का स्कोप क्या है बच्चों, कम है, मेरे से कम है, उसको सिर्फ उसी इनकम, ऐसा अगर लॉ बना दिया ना, ऐसा प्रावधान बना दिया कि जो हमारे देश में बधारा उसकी सारी इनकम पे हम क्या लेंगे, टैक्स। आप बताओ आएगा वो? बोले क्या लोगे इंडिया वाले, क्या लॉ बनाते हैं, उनको लिखते नहीं आता है क्या, कहीं पे भी कुछ भी टैक्स ले लेंगे। हम तो वेस्ट इंडीज में रहते हैं, कमेंट्री करने में यहां पर आया था,
एंकरिंग करने में यहां पे आया था कि वहां की इनकम पे टैक्स ले लोगे, सवाल ही नहीं उठता। ये हक हम जता सकते हैं सिर्फ किसके ऊपर, हमारे देश के रेसिडेंट्स पे। अच्छा ऐसा भी नहीं बोल सकते, आपने एक वर्ड सुना होगा सिटीजन, सिटीजन। मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि इंडियन सिटीजन पे टैक्स लगेगा। तो अगर ऐसा बोल दिया इंडियन सिटीजन पे टैक्स लगेगा, तो भैया कुछ इंडियन सिटीजन तो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, तो क्या उन पे भी टैक्स लग जाएगा? क्या फॉरेन सिटीजन पे टैक्स ही लगेगा? तो ये कहना चाहते हैं हमारे देश ने जो लॉ बनाया है, स्कोप डिसाइड किया है कि भाई फॉरेनर्स वगैरह हुए, नॉन रेसिडेंट्स वगैरह हुए, रेसिडेंट्स वगैरह हुए, तो उनको किन इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। ये आपको कहां से पता चलेगा बच्चों? स्कोप से, सेक्शन नंबर 5 से। बच्चों ये सेक्शन नंबर 5, ये जो स्कोप ऑफ इनकम करके चैप्टर है ना, एक पूरा बेसिक में ही आता है, एक पूरा सेपरेट चैप्टर है बच्चों। इससे ना 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो मैं आपसे जो बातें करूंगा किसके अंदर, सेक्शन 2 के अंदर, क्लॉज 31 के अंदर, 2 क्लॉज 24 के अंदर, सेक्शन 3 के अंदर, वो ज्ञानवर्धक बातें होगी, वो मार्क्स वर्धक बातें नहीं होगी। तो जो मार्क्स वर्धक बातें हैं वो मैंने आपको बताई कि ये कितने नंबर का आता है, 4 से 5। 80% प्रोबेबिलिटी होती है कि आता है। एक आध दो अटेम्प्ट जो होता है उसमें कभी छूट गया तो छूट गया। ये 4 से 5 नंबर स्कोर करना बहुत ज्यादा आसान होते हैं। फिर बच्चों नेक्स्ट कंडीशन, if all the above condition get fulfilled, tax will be paid at prescribed rate. If all the conditions get fulfilled, if all the above condition get fulfilled, then tax will be paid at prescribed rate. prescribed rate से क्या दिया जाएगा? टैक्स। तो बच्चों कंडीशन क्या हो गई, इधर देखिएगा। कंडीशन क्या हो गई? सबसे पहले पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए। वो इनकम कब होना चाहिए बच्चों? प्रीवियस ईयर में। इनकम कहां होना चाहिए? प्रीवियस ईयर के अंदर। फिर वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए। फिर नंबर 5 वो इनकम उस व्यक्ति के स्कोप में आनी चाहिए। तो भाई क्रिस गेल की इनकम हो रही थी, इंडिया से भी हो रही थी, इंडिया के बाहर से भी हो रही थी, लेकिन बाहर की इनकम उसके स्कोप में नहीं आ रही थी। तो जब इंडिया में टैक्स निकाला जाएगा, टैक्स के लिए इनकम का टोटल किया जाएगा, तो सिर्फ कौन सी इनकम ली जाएगी? इंडियन इनकम। लेकिन जब मेरी इनकम का टोटल लिया जाएगा तो मेरी सारी इनकम पे मुझे क्या देना पड़ेगा? टैक्स, या तो जो मैंने इंडिया से अर्न करी हो या इंडिया के बाहर से। आपको पता चलेगा रेसिडेंट होना एक तरीके से पाप है, क्योंकि आपकी सारी, देखो एक व्यक्ति है जिसके 10 रेस्टोरेंट से दुबई में है और 2 रेस्टोरेंट उसके इंडिया में है, और वो इंडिया में रहता है, मैं बोलूंगा वो बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में रहता तो उसकी सारी इनकम पे क्या लग जाएगा? कहां चले जाओ? दुबई। दुबई चले गए तो क्या होगा? दुबई में तो टैक्स नहीं है, तो वो 10 रेस्टोरेंट के ऊपर तो टैक्स आपका क्या हो गया? बच गया। लेकिन 2 रेस्टोरेंट पे तो देना पड़ेगा, दे देंगे। इंडिया से जो कमाया उस पर तो क्या करेंगे? टैक्स दे देंगे। तो लोग कर रहे हैं बच्चों, लोग कर रहे हैं, लोग करते हैं ऐसा कि लोग ऐसी कंट्री में जाके शिफ्ट हो जा रहे हैं जहां पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन बेटा अपनी सरकार बहुत खतरनाक है। सरकार ने मालूम एक प्रावधान बनाया है, मैं आपको बताऊंगा, जो कहीं और रह रहा है, जो किसी और देश में रह रहा है और वहां टैक्स नहीं पे कर रहा है, वो हमारे देश का रेसिडेंट मान लिया जाएगा। वो हमारे देश का क्या मान लिया जाएगा? रेसिडेंट्स। ऐसे प्रोविजंस भी है इनकम टैक्स में कि यार आप ऐसा सोचोगे कि हम ऐसी कंट्री चल जाए जहां पर क्या नहीं लगे? टैक्स नहीं लगे। आप इंडियन सिटीजन हो और कहीं पे भी टैक्स नहीं पे कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको इंडिया में क्या देना पड़ जाए? टैक्स। आप इंडिया के क्या बन जाओ? रेसिडेंट बन जाओ। एंड उससे क्या समस्या होगी वो आपको रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट वाले चैप्टर में पता चलेगा। क्योंकि जब हम सेक्शन 5 पढ़ेंगे बेटा, तो सेक्शन 5 किस पे डिपेंड करता है? किसको रेसिडेंट कहते हैं, किसको नॉन रेसिडेंट कहते हैं। तो स्टार्ट ही वहां से होगा, फिर उसके बाद हम उसको आगे बढ़ेंगे। प्रिस्क्राइब रेट से टैक्स लगेगा। तो बच्चों प्रिस्क्राइब रेट 2 टाइप के होते हैं। प्रिस्क्राइब रेट 2 टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है नॉर्मल रेट और एक होता है स्पेशल रेट। प्रिस्क्राइब रेट्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल रेट और एक होता है स्पेशल रेट। सी, नॉर्मल रेट मतलब नॉर्मल रेट और स्पेशल रेट मतलब स्पेशल रेट। सी, जनरली ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट,
बट सम स्पेशल इनकम आर टैक्सेबल एट स्पेशल रेट। आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग वगैरह खेलते हो, घोड़े की रेस पे पैसा लगाते हो, सरकार बोलती आओ तुमको अभी बताते हैं 30% से क्या देना पड़ेगा, टैक्स। कोई एफआईआई को इंडिया में अट्रैक्ट करना है तो भैया वहां पे पैसा लगाना है उनको, तो इंडिया में पैसा फॉरेन करेंसी को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आओ हमारे इंडिया में 10% क्या दे दो, टैक्स। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, कुछ स्पेशल इनकम ऐसी होती है जिसके रेट्स नॉर्मल से या तो ज्यादा होते हैं या तो क्या होते हैं, कम होते हैं। स्पेशल इनकम टू टाइप की हो सकती है, रेट क्या होंगे, ज्यादा, या फिर रेट क्या होंगे बच्चों, कम। शेयर मार्केट की इनकम के ऊपर 12.5% से क्या लग जाएगा, टैक्स। लेकिन जुआ सट्टे की इनकम से, शेयर मार्केट इज नॉट जुआ सट्टा, जुआ सट्टा इज कसिनो वसीनो, गैम्बलिंग, एविएटर पे प्लेन उड़ा रहे हो ऑनलाइन, तो वो सब आप काम कर रहे हो, तो वो जो इनकम है उसके ऊपर 30% से क्या लगेगा, टैक्स। शेयर मार्केट की इनकम पे 12.5% से क्या लगेगा, टैक्स। तो मैंने बताया दो टाइप के रेट्स होते हैं, नॉर्मल और स्पेशल। ठीक है, सो इतना आज देखते हैं नॉर्मल और स्पेशल में के नॉर्मल रेट्स कहां गिवन है, स्पेशल रेट कौन से सेक्शन में गिवन है, ये सब हम कल देखेंगे। बट जाने के पहले एक बार हम रिकैप कर लेंगे। इनकम टैक्स लॉ में बच्चों क्या क्या आएगा, सबसे पहले बताइए। इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा क्या आएगा, इनकम टैक्स रूल्स 1962, तीसरा आएगा आपका नोटिफिकेशन, आएगा सर्कुलर्स, चौथा आएगा आपका इन केस लॉस, एंड पांचवा आएगा आपका एनुअल फाइनेंस एक्ट। अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 1 की। सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिशमेंट। इसका एक्ट का नाम क्या होगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। एप्लीकेबल कब से हुआ था, 1 अप्रैल 1962 से। और कहां का एप्लीकेबल होता है, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड सिक्किम। सेक्शन 2 किसका है, डेफिनेशन का। सेक्शन 3 किसका है, डेफिनेशन का। सेक्शन 4 किसका है, चार्जिंग सेक्शन। ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ही इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा। सबसे पहली कंडीशन, पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम कहां होना चाहिए, प्रीवियस ईयर। पर्सन की डेफिनेशन कहां दे रखी है, 2 क्लॉज 31। इनकम की डेफिनेशन कहां दे रखी है, 2 क्लॉज 24। प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, सेक्शन नंबर 3। वो इनकम किसमें एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए। एग्जम्पशन कहां मिलती है, जनरली बहुत जगह एग्जम्पशन मिलती है बच्चों, लेकिन जनरली जो एग्जम्पशन मिलती है वो कहां मिलती है, 10, 11, 12 के अंदर। वो एग्जाम के बाद उसके स्कोप में भी आनी चाहिए। स्कोप कहां गिवन है, सेक्शन नंबर 5। तो प्रिस्क्राइब रेट से क्या ले लेंगे, टैक्स। अब इनकम दो टाइप की होती है, नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट से टैक्स, नॉर्मल इनकम पे नॉर्मल रेट से टैक्स। आई बात समझ में, यहां तक। फिर वो इलीगल है तो उसको बैन क्यों नहीं करते, उस पर टैक्स क्यों लगाते हो, क्या इलीगल है भाई, लॉटरी नहीं, क्या देखो, गैम्बलिंग देखो, माना मैंने, इलीगल नहीं है भाई, इलीगल नहीं है। देख भाई, लॉ ऐसे तो भाई शराब को भी टैक्स हटा देना चाहिए। शराब मतलब आपको बोला कि शराब के ऊपर आपको टैक्स क्यों लगा रहे, शराब ही हटा दो भाई। सरकार को पैसा चाहिए यार, वो सट्टेबाजों से ज्यादा कमा रहे। सरकार बोलती तुम सट्टा खेलो और हमको क्या दे दो इधर, टैक्स। हारो या जीतो कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को, सरकार बहुत खतरनाक है। सरकार को पैसा चाहिए, नहीं तो देखो, आप बताओ गुजरात है कि नहीं, हटा दिया ना, दारू बैन कर दी उनने, नहीं चाहिए टैक्स। लेकिन अपना एमपी क्या है, बिहार तक ने दारू क्या कर दी, बैन कर दी। बोले हमको टैक्स नहीं कमाना, वो चीज इलीगल है तो क्या है, एक तरीके से इलीगल है। लेकिन हम नहीं चाहते, कुछ कुछ जगह सरकार चाहती है कि भैया मजे करो, खेलो, परेशान हो, लेकिन हमको तो क्या दे दो, टैक्स। मतलब आप जैसे क्रिप्टो करेंसी में जैसे मैं ट्रेड करता हूं, मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट हो तो मुझे टैक्स देना ही देना है, लॉस हो तो भी मुझे टैक्स देना है। सरकार की कमाई हर जगह से हो ही रही है। मतलब मेरे को लॉस, अगर मान लो मेरा 50,000 का लॉस हुआ तो मेरा लॉस 90,000 का हो जाता है, क्योंकि जिस ब्रोकर के थ्रू मैं करता हूं वो ब्रोकर भी क्या करता है, अपने चार्जेस ले जाता है, और सरकार जीएसटी लेती है सरकार, तो वो जीएसटी ले जाती है, तो सरकार को कहीं ना कहीं से टैक्स चाहिए रहेगा बच्चों। ठीक है, करेंगे इसके बारे में और बातें, कल अपन और डिस्कशन करते। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे गाइस।